नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। लेकर आया हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम। अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके फायदे वाली है। जी हां, आपको घर बनाने के लिए पूरी तरह से डेवलप प्लॉट को खरीदने पर अब जीएसटी नहीं देना होगा। गोवा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इलेक्ट्रिक पोल्स, ड्रेनेज लाइन और अप्रोच रोड के साथ प्लॉट की बिक्री को जमीन की बिक्री माना है और इसे जीएसटी दायरे से बाहर कर दिया है। गोवा अथॉरिटी के इस फैसले से गुजरात एएआर का वो फैसला पलट गया जिसमें डेवलप्ड प्लॉट की बिक्री को जमीन की बिक्री नहीं माना गया था और इसे एक तरह की सर्विस मानते हुए इस पर जीएसटी लगाने का आदेश दिया गया था। इस बार दीपावली पर कारों की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। सरकार ने वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नया फरमान जारी किया है। नए नियम से आपकी सुरक्षा तो बढ़ेगी, लेकिन इससे आपकी जेब पर भी बोझ बढ़ जाएगा। सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से M1 कैटेगरी वाहनों के लिए 6 एयरबैग को अनिवार्य बनाने का ऐलान किया है। M1 कैटेगरी में 5 से लेकर 8 पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी वाले वाहन शामिल होते हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों को अब एक बार फिर सेफ्टी में बदलाव करना होगा, जिससे वाहनों के दाम एक बार फिर से बढ़ जाएंगे। इस बार एयरबैग्स की संख्या ज्यादा होने से जाहिर है कि कीमतें भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिटकॉइन निवेशकों के लिए आई है एक बुरी खबर। सरकार लॉटरी की तरह इस पर टैक्स लगाने को लेकर विचार कर रही है। सरकार आने वाले बजट में एक निश्चित सीमा से अधिक क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री पर टीडीएस, टीसीएस, कैलकुलेशन एट सोर्स और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पर विचार कर सकती है। इसके अलावा इस तरह के ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की श्रेणी में रखा जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की बिक्री से होने वाली आय पर लॉटरी, गेम शो, पजल आदि की तरह 30% से ऊंची दर पर टैक्स लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है और भारत में इस वक्त 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। भारत के स्मार्टफोन बाजार पर हो चुका है ड्रैगन का कब्जा। 1,75,000 करोड़ रुपए वाले भारतीय स्मार्टफोन बाजार पर चीन का कब्जा हो चुका है। वॉल्यूम के हिसाब से भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी 99% हो गई है। जी हां, 99%। भारत में हर साल लगभग 15 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं। देश के स्मार्टफोन बाजार में चीनी ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी साल 2015 में महज 32% थी, 2016 में 47% हो गई, 17 में ये करीब 80% हो गई, 2018 में 88% हो गई, 2019 में 97% हो गई और अब 2020 में ये बढ़कर 99% पर पहुंच गई है। मतलब भारतीय ब्रांड्स की बाजार हिस्सेदारी घट गई है और ये महज 1% पर रह गई है। कच्चे तेल में आ रहा है उछाल और इससे चुनाव के बाद महंगा होगा पेट्रोल और डीजल। कच्चे तेल की कीमतों ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $86 प्रति बैरल की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। $86 को भी पार कर गया, जो नवंबर 2014 के बाद सबसे ऊपरी स्तर है। दुनिया भर में कच्चे तेल के सबसे बड़े उपभोक्ता अमेरिका में स्टॉक लगातार कम हो रहा है। इसके अलावा अमेरिकी करेंसी डॉलर में भी कमजोरी बनी हुई है और इस वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। विदेशी बाजार में कच्चा तेल महंगा होने से घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल चुनावों की वजह से ऑयल कंपनियां दाम नहीं बढ़ा रहीं, लेकिन चुनाव के बाद अगर कच्चा तेल महंगा रहता है तो पेट्रोल और डीजल के महंगा होना ये तकरीबन अब तय है। कोरोना का कहर, पिछले 15 दिनों में 50% कारोबार चौपट। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगाई गई पाबंदियों का व्यापार पर बड़ा असर, व्यापक असर पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT का ये कहना है कि देश में कुल रिटेल व्यापार लगभग 150 लाख करोड़ रुपए का है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसमें 50% की गिरावट आ चुकी है और इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण है कोरोना की तीसरी लहर से लोगों में घबराहट।
पड़ोसी शहरों से वितरण केंद्र पर सामान खरीदने न आना, व्यापारियों के पास पैसे की तंगी, उधार में बड़ी रकमों का फंसना और इसके साथ ही बिना व्यापारियों से सलाह के बेतरतीब तरीके से कोविड के प्रतिबंध लगाना। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारतीय कंपनियों पर भरोसा बढ़ा है और बॉन्ड में लगाए हैं 45,000 करोड़ रुपए। जी हां, 45,000 करोड़ रुपए। कोरोना काल में आर्थिक अनिश्चितता के बाद भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा भारतीय कंपनियों पर बना हुआ है। भारतीय कंपनियों ने इंटरनेशनल बॉन्ड के जरिए जनवरी के पहले 2 हफ्ते में $6 बिलियन यानी 45,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारत की इकोनॉमी पर भरोसा बना हुआ है। बॉन्ड से पैसा जुटाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, इंडियन क्लीन एनर्जी, ये सब लोग शामिल हैं। सेबी ने प्रायोरिटी अलॉटमेंट नियमों में बदलाव किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने कंपनियों के लिए शेयरों के प्रायोरिटी अलॉटमेंट के जरिए धन जुटाने को आसान बनाते हुए मूल्य निर्धारण मानदंडों और लॉक इन अनिवार्यताओं में ढील दी है। सेबी ने लॉक इन अवधि में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप को प्रायोरिटी अलॉटमेंट के तहत आवंटित शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दी है। इसके अलावा किसी भी प्रायोरिटी अलॉटमेंट के चलते नियंत्रण में बदलाव या 5% से अधिक हिस्सेदारी के आवंटन के लिए एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता से रिपोर्ट लेनी होगी। किसी प्रायोरिटी अलॉटमेंट के चलते नियंत्रण में बदलाव होने की स्थिति में स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति की सिफारिश हासिल करनी होगी। इसके साथ ही समिति के मतदान के तरीके को भी सार्वजनिक करना जरूरी होगा। नियामकीय मंजूरियों में देरी कर रही जेट एयरवेज के रिवाइवल प्लान में खड़ी हो गई है परेशानी। जेट एयरवेज के रिवाइवल या यूं कहें कि दोबारा शुरू होने की उम्मीद करने वालों के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं हैं। नियामकीय मंजूरियों में हो रही देरी ने जेट एयरवेज के प्रस्तावित रिवाइवल प्लान की राह में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए ज़रूरी एयर ऑपरेटर्स परमिट अभी तक जारी नहीं हुआ है। NCLT से मंजूरी मिलने के बाद 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक एयरलाइंस बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पाई है। CNG और PNG का दायरा बढ़ने वाला है। IOC इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। कंपनी जम्मू के अलावा पठानकोट, सीकर, जलगांव, अमरावली, गुंटूर, कन्याकुमारी, मदुरई, धर्मपुरी और हल्दिया के अलावा कुछ और शहरों में भी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाएगी। इन जिलों में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक सेगमेंट में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की बहुत ज़्यादा मांग देखी गई है। अगली खबर 2 पहिया वाहनों के लिए थोड़ा राहत देने वाली हो सकती है। ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन फाडा ने सरकार से 2 पहिया वाहनों पर GST दरों को घटाकर 18% करने की मांग की है ताकि इस सेगमेंट में मांग पैदा की जा सके। फाडा का यह कहना है कि 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल विलासिता की वस्तु के रूप में नहीं बल्कि आम लोगों को दैनिक कामों के लिए किया जाता है। इसलिए 28% GST के साथ 2% उपकर जो विलासितापूर्ण उत्पादों के लिए है 2 पहिया श्रेणी के लिए उचित नहीं है। और दिल्ली में EV को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली सरकार ने ओला, उबर जैसे राइड एग्रीगेटर्स और जोमेटो, स्विगी जैसी डिलीवरी सेवाएं देने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इन कंपनियों के लिए अगले 3 महीने में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में EV की एक सीमा तय की गई है। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल। 2 व्हीलर के लिए ये सीमा 10% है और 4 पहिया वाहनों के लिए ये सीमा 5% है। मार्च 2023 तक कुल 2 व्हीलर खरीद में EV की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% और 4 पहिया वाहन यानी 4 व्हीलर्स की 25% हिस्सेदारी करना होगा। पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए दिल्ली ऐसी पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अब नजर डालते हैं स्टार्टअप की दुनिया की तरफ और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है स्टार्टअप्स में। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चिंगारी ने रिपब्लिक कैपिटल के नेतृत्व में निवेशकों से 111.4 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी इसका इस्तेमाल नए ऐप फीचर डेवलप करने, टेक्नोलॉजी टीम को मजबूत करने और मार्केटिंग पहलों को बढ़ाने के लिए करेगी।
एग्रीटेक स्टार्टअप देहात ने B2B एग्री इनपुट मार्केटप्लेस स्टार्टअप हेली क्राफ्टर का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। देहात के सह संस्थापक और CEO शशांक कुमार का कहना है कि कंपनी अन्य प्रमुख कृषि क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है। चलिए अब देखते हैं IPO की दुनिया में क्या हलचल चल रही है। नजर डालते हैं IPO अपडेट पर। LIC IPO के लिए एंकर इन्वेस्टर्स की खोज शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने नियुक्त किए गए मर्चेंट बैंकर से ऐसे बड़े निवेशकों की एक लिस्ट तैयार करने को कहा है जो LIC के IPO में एक एंकर इन्वेस्टर की भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो LIC के लिए एक बड़ा वैल्यूएशन चाहती है। मनी टाइम में बस इतना ही। ऐसी ही काम की खबरों को जानने के लिए फॉलो करें मनी9 के YouTube चैनल को। और अब आप देखिए भारत के धन कुबेरों से जुड़ा हुआ ये रोचक इन्फोग्राफिक।